नमस्कार। हिंदू नववर्ष उगादि या फिर विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, ऐसा स्पष्ट श्लोक ब्रह्म पुराण में दिया गया है। चैत्र मासे जगत ब्रह्म समग्रे प्रथमेनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्योदये सति। सो 22 मार्च 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक यह हिंदू नववर्ष या फिर विक्रम संवत 2080 रहने वाला है। कुछ लोग इस वर्ष का नाम पिंगल कहते हैं और कुछ लोग इस वर्ष का नाम शोभन कहते हैं। अब ये दो नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। उसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। लेकिन नव वर्ष का नाम क्या है उसमें विद्वानों में मतांतर है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन नव वर्ष का राजा बुध ग्रह और उस ईयर का मंत्री शुक्र ग्रह रहने वाला है, यह सबने मान लिया है। सो पूरे विश्व के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर और हमारी 12 चंद्र राशियों के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा वो आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम तो मेरी जो लिमिटेड रिसर्च जो मैंने लाइफ लॉन्ग मैंने की के रखी है, उससे एक बात तय हो रही है कि जो हिंदू नववर्ष है वह शोभन संवत्सर का परिणाम ज़्यादा देगा और पिंगल संवत्सर का बहुत ही कम मात्रा में फल देगा। और शोभन संवत्सर के लिए नारद संहिता में यह श्लोक दिया गया है, शोभनाख्ये हायनेतु शोभनम भूरि वर्तते नृपाश्चैव अत्र निर्वेराः सर्व संपद्युता धरा। अर्थात शोभन नामक वर्ष में पृथ्वी की शोभा बढ़े वैसी इवेंट्स होती है। कंट्रीज के राजा या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के या फिर कंट्री के बीच में बैर खत्म होता है। सो ये एक बहुत बड़ी घटना है और उसके आधार पर ये समझ में आता है कि जो अभी परिस्थिति चल रही है यूक्रेन और रशिया वॉर की, और उसके कारण जो कई विद्वान ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा या फिर न्यूक्लियर अटैक होगा, वो सब बातें आगे जाकर गलत साबित होने वाली है। क्योंकि ये जो हिंदू का नव वर्ष है, यह शोभन नव वर्ष एक बात सुनिश्चित कहता है और वो ये है कि वॉर ख़त्म हो गए। हालांकि पूरे साल के दौरान जब गुरु राहु का चंडाल योग होगा और उस पर जब शनि की दृष्टि होगी, वह समय दैट मीन्स उसमें भी डिग्रिकल जब हम अभ्यास करते हैं डिटेल में तो डेट जो निकल कर आती है वो आती है 25 अप्रैल 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 का जो समय है, वह समय कुछ प्रदेशों में तनाव भरी परिस्थितियाँ डेवलप करेगा। कहीं पर शायद युद्ध भी हो, छोटा सा युद्ध, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए या फिर न्यूक्लियर वॉर हो जाए वैसी कोई संभावना इस साल नहीं है। सो हम सबको निश्चित हो जाना है, ना ही ये समय कोई युग परिवर्तन वाला समय है। इट्स अ वेरी न्यूट्रल एंड पॉजिटिव ईयर। अन्य शास्त्रों का मत अगर हम जो मान ले और हम ये मान ले कि पिंगत संवत है, तो पिंगत संवत के लिए भी बृहद ज्योतिष सार में यह श्लोक दिया गया है, पिंगलाब्दे त्वति भीतिर मध्य सस्यार्ध वृष्टयः राजानो विक्रमाक्रांता भुज्यते शत्रवो धराम। सो इस श्लोक का भी अर्थ यही होता है कि इस वर्ष में कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर की तो कोई बात ही नहीं है, ना ही कोई न्यूक्लियर अटैक की बात है, ना ही कोई युग परिवर्तन करने वाला ईयर है। यह न्यूट्रल टू पॉजिटिव वर्ष रहने वाला है। और उसके बारे में बात करते हुए ये कहा गया है कि इस हिंदू वर्ष में बारिश कम या मध्यम होगी, अनाज कम पैदा होगा और उसके कारण फूड आइटम्स महंगी होगी, कुछ प्रदेशों में राजाओं के बीच लड़ाई होगी। बस इतना ही लिखा हुआ है। और उसमें भी श्लोक का जो लास्ट चरण जो है वो तो बहुत बड़ी एक क्लू देकर जाता है, और वो क्लू यूँ है कि ये जो हिंदुओं का नव वर्ष है, उस वर्ष के दौरान जिस जिस देशों में या फिर जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होगा, वहाँ पर जो सत्ताधारी पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है, उनकी हार होगी, ऑपोजिशन जीतेगा और एक तरह से सत्ता का परिवर्तन होगा।
आइए ये दोनों संवत जिसके बारे में थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे उनको समझने के बाद जो सुनिश्चित है कि राजा बुध ग्रह है और शुक्र मंत्री है, उसके बारे में शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। और 9 वर्ष का राजा जो बुध हो रहा है उस वर्ष के लिए क्या फल मिलेगा वह समझाते हुए वशिष्ठ संहिता में यह श्लोक दिया गया है। प्रभुत वायुर्भुवि मध्यवृष्टिर गदाहव प्रोद्धत राजकोपः बुधे अब्दनाथे त्वपरंच शस्यन श्रेष्ठंच वृद्धिर लिपि लेखकानाम। श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि किसी नए डिसीज के कारण या फिर वॉर के कारण कुछ प्रदेशों में लोगों को दिक्कतें होगी। इगोइस्टिक रूलर्स, दैट मीन्स आइदर जहाँ पर ऑटोक्रेसी चल रही है या फिर जहाँ पर जो डिक्टेटरशिप चल रही है या जहाँ पर मेजोरिटी रूल कर रही है, उस प्रदेशों में या उस देशों में किसी रूल के कारण तनाव भरी परिस्थितियों का निर्माण होगा और एक तरह से पब्लिक प्रोटेस्ट होगा। इतना ही नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर श्लोक के लास्ट चरण में ये कही गई है कि जो हमारा रेगुलर मीडिया है उनके प्रति लोगों का इंक्लिनेशन कम होगा और जो सोशल मीडिया है या फिर जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है उनकी और कंटेंट राइटर की एक तरह की बोलबाला इस साल के अंदर रहने वाली है। इतना ही नहीं, शास्त्र ये भी कहता है कि कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर के कारण कुछ प्रदेशों में आइदर वॉर, सिविल वॉर या फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट होने के भी चांसेस है। अब बुध के बाद एक बात तय होगी, जब भी बुध राजा होता है उस समय के दौरान जो बुद्धिजीवी होते हैं उनकी वाह वाह होती है, बुद्धि प्रदान वाला यह वर्ष रहता है। अब क्योंकि मंत्री शुक्र हो रहा है तो शास्त्र ये कहता है कि ओवरऑल हैप्पीनेस बनी रहेगी और लोगों के हृदय के अंदर एक तरह का आनंद पैदा होगा और उसके लिए वशिष्ठ संहिता में यह श्लोक दिया गया है। अनिमीश हृदयानंदम कुर्वन सचिवे सुरारी गुरौ। उसमें भी आगे जाके ये देखा जाता है कि बुध और शुक्र दोनों मित्र होने के कारण ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक अच्छा समय रहेगा, यह तय है। सो जिस तरह से कुछ विद्वान अपनी गिनतियों को लेकर, कुछ विद्वान आगे क्या होगा वह कहकर या फिर किसी संत की भविष्यवाणी को रिप्रेजेंट करके ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा या फिर न्यूक्लियर अटैक होगा, वैसी कोई संभावना शास्त्र का जब अभ्यास करते हैं तो नहीं दिखती है। तो पूरे वर्ष के लिए, ये पूरे विश्व के लिए ये जो वर्ष है हिंदुओं का, वो काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला रहने वाला है। अब पूरे विश्व का स्टडी करने के बाद अगर हमें ये अभ्यास करना हो कि हमारे देश के ऊपर इस हिंदू नव ईयर का क्या रिजल्ट मिलेगा, तो वह देखने के लिए शास्त्र में ये दर्शाया गया है कि जब ये नव वर्ष स्टार्ट होता है उस टाइम को आपको लेना है और एज ए प्लेस आपके देश की जो राजधानी है, कैपिटल जो है, उसको लेना है और फिर आपको कुंडली बनानी है। तो अगर हम भारत देश की बात करें तो पहले तो उस देश का पंचांग आपको लेना है, कन्वर्ट नहीं करना है। तो अगर हम भारत देश का पंचांग ले और हमारी कैपिटल दिल्ली ले तो 21 मार्च 2023 को रात्रि के 10:54 10:54 को नववर्ष स्टार्ट हो रहा है। और इस समय की अगर हम दिल्ली की कुंडली को बनाए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली आ रही है। आप कुंडली देखें, वृश्चिक लग्न है, 4th हाउस में शनि है, 5th हाउस में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और नेपच्यून है, 6th हाउस में राहु, शुक्र, यूरेनस एवं 8th हाउस में मंगल है। अगर ग्रहों की इस परिस्थितियों को देखें तो ये समझ में आता है कि जो लग्नेश है मंगल, वह शत्रु क्षेत्री होकर 8th हाउस में जा रहा है। तो भारत देश के लिए जो रूलिंग पार्टीज है उनको दिक्कतें होगी। उसमें भी 4th हाउस में रहा शनि लग्न को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है। एवं जो हमारे केंद्र के स्थान है वहाँ पर एक भी शुभ ग्रह नहीं है। तो ये पूरी ग्रहों की परिस्थितियों को देखकर ये समझ में आता है कि बहुत सारे स्कैंडल्स लोगों के बाहर आएंगे। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल दिक्कतें आएगी। बड़े बड़े उद्योग जो गुरु है,
इधर वह बैंकरप्सी को फेस करे, वैसे ग्रह योग भी दिख रहे हैं। इस पूरे भारतवर्ष की कुंडली को जब हम देखते हैं और हिंदू नववर्ष प्रवेश की कुंडली को देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो एक बात तय हो जाती है कि इस समय के दौरान विरोध पक्ष या ऑपोजिशन स्ट्रांग होने वाला है। अब इसमें भी आगे जाके ग्रहों की परिस्थितियों को देख के डिटेल में क्या होगा वह दर्शाते हुए संहिता ग्रंथों में एवं गौतम वाणी में सूत्र दिए गए हैं। उन सूत्रों को हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। सबसे पहला सूत्र है देश की पश्चिम या वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, और कहा गया है वृश्चिके पश्चिमे देशे दुर्भिक्षम नवमासिकम, अर्थात भारत के वेस्टर्न पार्ट में आने वाले 9 मास 9 मंथ्स क्रिटिकल या चैलेंजिंग रहेंगे। और शास्त्र के आधार पर भारत के जो वेस्टर्न रीजन आ रहे हैं वो वेस्टर्न रीजन है दादरा और नगर हवेली, दीव दमन गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ प्रदेश। अब इन प्रदेशों में आइदर पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा या फिर नेचुरल डिजास्टर होंगे, ऐसा दिख रहा है। अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए संहिता ग्रंथ में यह सूत्र दिया गया है, पूर्वस्याम विग्रहो रागनाम दुखम मासत्रयम जने पश्चात सुखम, अर्थात पूर्व के राज्यों में मीन्स बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान और निकोबार में आइदर सिविल वॉर, कम्युनल राइट्स और पब्लिक प्रोटेस्ट की घटनाएं होगी। और वो भी जब यह नूतन वर्ष स्टार्ट होगा उसके 3 महीने के अंदर। उसके बाद की जो परिस्थिति है वहाँ पर वह लोगों को सुख देने वाली रहेगी। अब नॉर्दर्न डायरेक्शन के लिए शास्त्र में यह श्लोक दिया गया है, उदिच्याम अर्ध निष्पत्ति ही, अर्थात नॉर्थ में खेत पैदाश या क्रॉप्स का जो उत्पादन है वह आधा होगा। अगर हम भारत के क्रॉप्स का मैप देखें तो इस हिंदू ईयर में व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल, ज्वार, बाजरी इत्यादि का उत्पादन हाफ होगा। सो इन सभी के प्राइस बढ़ेंगे। अगर हम नॉर्थ पार्ट क्या आ रहा है वह शास्त्र की दृष्टि से देखें तो आ रहा है वह प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह नॉर्दर्न रीजन में शास्त्र ने समाविष्ट किया है। उससे आगे जाके शास्त्र ये भी कहता है कि मध्य प्रदेश में तो आइदर क्रॉप्स में कोई डिसीज हो जाए या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो, उसके कारण पूरे का पूरा एग्रीकल्चर लॉस होने वाला है। और वहाँ पर सूत्र दिया है धान्य नाशो मध्य देशे। अब जो साउथ का रीजन है इंडिया का, दैट मीन्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, इन सब भागों में नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट हिंदू ईयर आएगा, दैट मीन्स अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 का जो टाइम है, उस समय के दौरान चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। इतनी डिटेल में बात की गई है। आप सूत्र देखें, दक्षिणस्याम देश भंगो भावी वर्षे प्रजायते। इतना ही नहीं, अगर इकोनॉमी की बात करूँ, स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो शास्त्र ये कहता है कि ये जो पहले अप्रैल या मई से लेकर जो अक्टूबर का जो टाइम है वह स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। इतना ही नहीं, शास्त्र ये भी कहता है कि मेटल में बहुत तेज़ी होगी, और अगर कोई व्यक्ति मेटल का व्यापार जो है वह 5 मास के बाद करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और वह दर्शाते हुए शास्त्र में यह सूत्र दिया गया है, धातुनाम विक्रय कार्य परतो मास पंचकात। आप देखिए इतने सारे सूत्र शास्त्रों में दिए गए हैं, इतनी डिटेल में शास्त्र ने अभ्यास किया है। तो किसी एक व्यक्ति की अंतःस्फुरणा या फिर इंट्यूशन को फॉलो करके क्या होने वाला है वह हमें नहीं देखना चाहिए। हमें शास्त्र में जो सूत्र दिए गए हैं उसी का अभ्यास करना चाहिए। अब आखिर में हमारी जो 12 राशियाँ है, एक बात और यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो 12 राशियाँ है वह आपके जन्म के समय पर आपका चंद्र कौन सी राशि में है उसके आधार पर दिया गया है। यह पूरे का पूरा फलादेश साइडिडियल वैदिक राशि के बारे में है, ट्रॉपिकल वेस्टर्न साइन या फिर सूर्य राशि के बारे में या फिर आपके जन्म लग्न के लिए यह फलादेश नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें।
सो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी 12 राशियों को 4 एलिमेंट में, 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। सो अग्नि तत्व की मेष, सिंह और धन राशि के लिए ये हिंदू वर्ष एवरेज टू गुड रहेगा। हेल्थ में कुछ दिक्कत आएगी, अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो आपको संभालना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएंगे। वेल्थ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फर्स्ट हाफ में मिलेगी, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ दिक्कतें आएगी। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज रहेगा, हालांकि एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ, कन्या और मकर के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहने वाला है। हेल्थ एवरेज रहेगी, कोई नए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। वेल्थ में आप देखोगे कि थोड़े समय के लिए गिरावट आ रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो एक आपकी जो बैलेंस शीट थी वह एवरेज या मीडियम ही रहेगी। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज टू गुड है। अगर पिछले समय में कोई मनदुख हुआ है या मतभेद है तो वह रिजॉल्व होंगे। एजुकेशन के लिए यू कांट रिलाई ऑन लक, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए यह समय गुड टू बेटर रहेगा। हेल्थ में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, लेकिन वेल्थ के लिए आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, या फिर अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो, इन दोनों अवस्था में आप देखोगे कि इस साल आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। रिलेशनशिप के लिए ये समय एवरेज रहेगा और एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यू कैन रिलाई ऑन योर लक। आखिर में जल तत्व की राशि दैट मीन्स कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए यह समय एवरेज टू मिक्स्ड रहने वाला है। हेल्थ में अगर कोई पिछले समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वह रिजॉल्व हो गए। कोई नया डिसीज़ नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे कि एक तरह की मजा भी नहीं आ रही है, उस तरह की मनस्थिति आपकी कायम रहेगी। वेल्थ के लिए यू कांट रिलाई ऑन लक। अगर आपने प्रिकॉशनरी कोई मेजर्स नहीं लिए तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपको होगा। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप सिंगल हो और विवाह के लिए सोच रहे हो तो इस साल आपको अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं। एजुकेशन के लिए ये समय मिक्स रहेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम सुनिश्चित मिलेगा। अंत में आने वाला यह हिंदू नववर्ष हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।